press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon दबाइए, Adda 247 की सारी notifications पाइए. Adda 247, government job in your pocket. Hello everybody, you are watching Adda 247, the best YouTube channel as far as competitive exams is concerned. Well, my dear friends, I am Saurabh Dey और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ स्टूडेंट्स की क्वेरी सुन के कि सर कॉम्प्रिहेंशन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्लोज टेस्ट में हम बहुत ट्राई करते हैं लेकिन काम नहीं चलता. इनफैक्ट पैरा जंबल भी हम करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पैरा जंबल भी हमसे ठीक से नहीं हो पाता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके ये सभी जो चिंताएं हैं वो आज ख़त्म होने वाली हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर एक वीडियो में ना केवल हम सिर्फ आपको बताएंगे कि किस तरह के कॉम्प्रिहेंशन से, किस तरह के पैसेज से आता है कॉम्प्रिहेंशन, ना केवल हमको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको क्लोज टेस्ट, ना केवल हम आपको बताएंगे कि पैरा जंबल का अप्रोच कैसे करना चाहिए, बल्कि वी विल कवर all of these things with the best possible tricks in the best possible ways. लेकिन हाँ, आपको जो है एक वादा करना पड़ेगा मुझसे. You will have to make a promise to me and the promise must be, my dear friends, मैं आपको यहाँ पर जो भी ट्रिक बताऊं उसको कम से कम आप 15 to 20 comprehensions या 15 to 20 close tests या 15 to 20 पैरा जंबल्स में अप्लाई करेंगे. क्योंकि अगर आपको जो मैंने अभी ट्रिक बताई इसको आपने 15 से 20 कॉम्प्रिहेंशन या 15 से 20 क्लोज टेस्ट या 15 से 20 पैरा जंबल में लगवा लिया तो ऑब्वियस है कि आपको ये एग्जामिनेशन में बहुत 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 हेल्पफुल साबित होने वाला है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसीलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो एंड लेट्स टेक अ लुक कि किस तरह के. पहली बात तो आते हैं पैसेजेस, भले ही वो कॉम्प्रिहेंशन की बात करें या क्लोज टेस्ट की बात करें या फिर हम बात करें पैरा जंबल की. सो माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ पैसेज दैट यू गेट वेरी इजीली एंड नॉर्मली इज एक्चुअली फाइनेंशियल काइंड ऑफ पैसेजेस. आपको पता ही है. आप देखो फाइनेंशियल पैसेज मतलब क्या होता है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी की बात करें, किसी पर्टिकुलर रीजन की जीडीपी की बात करें या किसी एंगल से बात हो जाए इन्फ्लेशन की, आपको पता ही है महंगाई एंड ऑल, तो परहैप्स इन्फ्लेशन की बात हो या जीडीपी की बात हो या फिर हम मान लेते हैं यूबीआई, दैट इज योर यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इस तरह किसी चीज की बात हो, या फिर मान लेते हैं हम कहीं की बैंकिंग की बात हो. अफ्रीकन बैंकिंग की बहुत ज्यादा जो है देखा जाए उस पर बेस बार बार एग्जाम में पैसेजेस आ रहे थे. ठीक है भाई, तो इसलिए देखा जाए तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा कॉमन है और ये जिनको भी एसबीआई का एग्जाम देना है उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है. इनफैक्ट नॉट ओनली चुनौती, इट ऑल्सो काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वो सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एसबीआई में या फिर किसी और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में लाइक आरबीआई में वो पार्ट होना चाहेंगे. तो ऑब्वियस है फाइनेंशियल कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग दैट यू विल हैव टू ओवरकम इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एसबीआई और आरबीआई और एनी अदर हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. ठीक है भाई, तो देखो ये बात हो गई. एक बात होती है फाइनेंशियल की. इसके अलावा देखा जाए तो हाल ही में एक ट्रेंड देखा गया है. ट्रेंड ये देखा गया है माय डियर फ्रेंड्स कि जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड पैसेजेस होते हैं ये बहुत सारे आने लगे हैं. ठीक है भाई, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही होगा एक रोबोट डेवलप की गई है सोफिया नाम की. अब वो बेसिकली ऐसी रोबोट है कि उसको सऊदी अरेबिया ने पहला सिटीजनशिप बनने का राइट दे दिया है. तो परहैप्स एआई पे बेस्ड आपको आर्टिकल्स आ सकते हैं. उसके अलावा देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली और भी जो एनहांसमेंट्स या इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो परहैप्स एनहांसमेंट्स एंड इंप्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, इस पर भी बहुत सारे देखा जाए तो अलग अलग किस्म के पैसेजेस आते रहते हैं. बहुत सारे गैजेट्स के ऊपर आ सकते हैं आपके लिए पैसेज, ऐसे गैजेट्स जो कि देखा जाए तो बैंकिंग को काफ़ी आसान बना देती है या फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो किसी भी कंट्री के फाइनेंस के लिए काफ़ी आसानी ला देती है. तो ये सभी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं टेक्नोलॉजिकल पैसेज के बेस पर. अब देखा जाए तो भाई फाइनेंशियल की बात होगी, टेक्नोलॉजिकल की बात होगी. इसके अलावा देखा जाए तो इन्वायरमेंटल बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो काफ़ी कॉमन हो चुके हैं. बिकॉज इन्वायरमेंटल बेस्ड का मतलब क्या, भले हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, भले हम बात करें ओजोन लेयर डिप्लीशन की, या भले हम बात करें जो हमारे ओशंस हैं वो जो गंदे होते जा रहे हैं, या परहैप्स हम बात करें कि जो वाटर में वाटर क्राइसिस होने वाला है जिसमें हो सकता है कुछ लोग मानते हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तो वगैरह वगैरह. ऐसे जो इन्वायरमेंटल बेस्ड पैसेजेस होते हैं इन पर भी बेस्ड बहुत सारे आर्टिकल हमको मिल सकते हैं जो कि हमको पैसेजेस में या क्लोज टेस्ट में या फिर पैरा जंबल के फॉर्म में हमें आ सकते हैं एंड हमें उनको सॉल्व करना
करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जहां तक बात है एनवायरमेंटल बेस्ड पैसेजेस की, तो ये आपको ज्यादातर टाइम में देखा जाएगा तो पैराजंबल में ही जरूर मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिर अगर ये मिलते हैं पैराजंबल में तो पैराजंबल को पहली बात तो बनाया कैसे जाए। तो भाई देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाला हूँ और ये आसान ट्रिक है, ये कोई बहुत हाईफाई ट्रिक नहीं है, बहुत हाईफाई टिप नहीं है, ये हर कोई यूज कर सकता है। भले ही आप इंग्लिश में अच्छे हो या इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन आप इन सभी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एग्जाम में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं और एग्जाम में देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है भाई, आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि सर फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस तो मिल जाता है पैराजंबल में, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो ढूंढने में दिक्कत आ जाती है। अब हाल ही में देखा जाए तो एक नया पैटर्न निकल के आया पैराजंबल का और उसमें होता कुछ इस प्रकार से है कि इफ स्टेटमेंट डी पहले से ही मेंशन होता है आपके टॉप पर, इफ स्टेटमेंट डी इज द फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ द पैराजंबल फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस। अब उसके बाद देखा जाए तो आपको जो भी इसके अलावा सेंटेंसेस होते हैं वो दे दिए जाते हैं। आमतौर पर आजकल देखा जाए तो 6 से 8 सेंटेंस का जो पैराजंबल है वो काफी कॉमन किस्म का हो रखा है, लेकिन हाँ उस 6 से 8 पैरा सेंटेंस के पैराजंबल को बनाने में अच्छे को नानी याद आ जाती है। ठीक है भाई, तो इसीलिए चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ टिप्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पैराजंबल बनाते टाइम पे कहां पे क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए एंड व्हाट एग्जैक्टली शुड यू पे अटेंशन। तो देखो भाई, जो पहली बात है, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग पैराजंबल इज इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। ओके, अब कई लोग बोलते हैं कि सर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हमें कैसे मिलेगा, बिकॉज अब देखो ऐसा मिलता है कि परहैप्स आपको देखना होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपको पूरे पैराजंबल का मेन आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है भाई, अब मेन आइडिया इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है आपको ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है ये इस प्रकार का होता है जिसमें कि आप पहली बार जिक्र की बात हो रही होगी जिस चीज के बारे में पूरा आपका पैराजंबल होगा। ऑब्वियस है जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे या ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो सब्जेक्ट की तरीका, यानी कि किस मुद्दे पर बात हो रही है, जिस मुद्दे पर पैराजंबल है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ बहुत ही सिंपल से तरीके हैं जो कि आप समझ सकते हैं। देखो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिंग एडवर्ब्स, लाइक हाउएवर हो गए या मोरओवर हो गए। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं गाइस, ये कभी भी जो आपका पहला सेंटेंस होता है उसमें नहीं होते हैं। इनफैक्ट कभी भी कहने का मतलब ये है कि 98% ऑफ द टाइम ये मेंशन नहीं होते हैं। अब देखा जाए भी इट जो प्रोनाउन है ये हो सकता है इट कैन स्टार्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट, लेकिन अगर इट से आपका पहला स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके बारे में जो जानकारी होगी वो इट के बाद थर्ड या फोर्थ शब्द से ऑलरेडी वहां पर मेंशन हो जाएगी। तो परहैप्स यहां पर मैंने आपको बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड कि जो पहला स्टेटमेंट है अगर आप चाहते हो उसके अच्छे से ढूंढना तो फिर आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा कि किस मुद्दे पे यहां बात हो रही है, और अगर आप उस मुद्दे को समझ ले गए या ढूंढ ले गए तो ऑब्वियस है आप पैराजंबल को आसानी से ढूंढ ले जाओगे। तो साथ ही में एक और बात का यहां ख्याल रखिए कि हाउएवर या मोरओवर या किसी और कनेक्टिंग एडवर्ब जैसे कि आपका कोई और कंजंक्शन लाइक एंड हो गया या बिकॉज हो गया, उससे भी आपका पहला स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होता है। इट जो प्रोनाउन है इससे फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकता है, और अगर इट से देखा जाए तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। हालांकि ये सिर्फ 5% का केस ही होता है, बट अगर मान लेते हैं इट से स्टार्ट होगा तो जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो थर्ड या फोर्थ वर्ड में ही मेंशन होगा इट के बाद। ठीक है भाई, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ओपनिंग जो एडवाइस था, जो ओपनिंग टिप्स थी, ये आपको समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कि पैराजंबल एग्जैक्टली हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ते नहीं है। ठीक है भाई, तो इसीलिए गाइस ये आपका पहला स्टेटमेंट है या आपका पहला स्टेप है जो कि कॉमन रहता है कॉम्प्रिहेंशन में भी, क्लोज टेस्ट में भी, और देखा जाए तो पैराजंबल में भी। यू विल हैव नो अदर चॉइस एक्सेप्ट to read the full sentence first। ठीक है भाई, तो कॉम्प्रिहेंशन में हम बोलते हैं रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट, और हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट में रीड द फुल सेंटेंस। तो वैसे ही देखा जाए तो हम पैराजंबल में बोलेंगे रीड द फुल सेंटेंस। और रीड का मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ने के साथ समझना। अब अगर आप मुझे ये बोलो कि सर समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, तो भाई आप समझो अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है तो आपको लगता है आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं, राइट। तो इसीलिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं
कि जो भी आप परफॉर्म करते हो एग्जाम में, दैट इज नॉट जस्ट अ सिंगल मोमेंट थिंग कि बस एग्जाम में जैसा परफॉर्मेंस हो गया तो उसके बेस पे तय होगा कि आप सेलेक्ट होगे या रिजेक्ट होगे। नो माय डियर फ्रेंड, एग्जाम में आपका क्या रिजल्ट होने वाला होता है या उसी दिन से तय हो जाना शुरू हो जाता है जिस दिन से आप एग्जाम के बारे में या मॉक्स लगाने लग जाते हैं या प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपसे मैं कह रहा हूं रीड द फुल सेंटेंस, तो इसका मतलब हर सेंटेंस को पूरी शिद्दत से पढ़ के समझिए। और ये जो टेक्निक होती है और ये जो तरीका है ये आपको मॉक से ही लगाना शुरू कर देना होगा, ताकि आप एग्जाम आते आते कम से कम 15 से 20 पैरा जंबल सॉल्व कर चुके हो और तब आपको वहां कोई खास परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट ध्यान रखिए, रीड द फुल सेंटेंस। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ करके समझिए एग्जैक्टली वहां पर क्या वो बता रहा है आपको स्टेटमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट एग्जैक्टली आर द स्टेटमेंट्स कन्वेइंग। ठीक है भाई, फिर देखो भाई, जो दूसरी बात है वो आपको ये है कि आपको बनाने हैं लॉजिकल पेयर्स। ठीक है, फॉर्म लॉजिकल पेयर्स। अब एग्जैक्टली ऑब्वियस है कि लॉजिकल पेयर्स आप जब फॉर्म करोगे उससे पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढ चुके होंगे। जैसे ही आप सारे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि कौन सा पहला स्टेटमेंट है, और जैसे ही वो पहला स्टेटमेंट मिल जाए उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होना चाहिए दैट शुड बी लॉजिकल पेयर्स को फॉर्म करिए। ठीक है भाई, अब लॉजिकल पेयर्स को फॉर्म करने के लिए आपको जो हिंट मिलेगा वो इन वर्ड से मिलेगा। मान लेते हैं एंड दिया हुआ है या बिटवीन दिया हुआ है, या मान लेते हैं हम मोर ओवर दिया हुआ है, या हम मान लेते हैं हाउ एवर दिया हुआ है। ये जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं या ये जो भी वर्ड होते हैं ये ऑब्वियस है किसी भी स्टेटमेंट की स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये किसी और स्टार्टेड स्टेटमेंट के बारे में और भी जानकारी जोड़ रहे होंगे। तो इसीलिए इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज ये किसी ना किसी और स्टेटमेंट के बाद जोड़ रहे होंगे अपने स्टेटमेंट को। ठीक है भाई, तो इसीलिए आपको लॉजिकल पेयर्स फॉर्म करना है। आपको समझना है कि अगर मान लेते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ है ए, तो स्टेटमेंट जो ए दिया है उसके बाद डी आएगा कि सी आएगा, ये आपको समझ में आएगा इन वर्ड्स को देख करके और उन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ करके। ठीक है भाई, तो इसीलिए फिर जो लॉजिकल पेयर्स है उसको बनाना आपका सेकंड स्टेप होता है। अब मान लेते हैं आपने पहला सेंटेंस पढ़ भी लिया है, साथ ही में जो आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो आपने ढूंढ लिया है, फिर आपने बना दिया है लॉजिकल पेयर्स। तो भाई अब अगला क्या, अब अगला होता है जो सबसे फाइनल स्टेप है और सबसे आखिरी स्टेप है, और वो स्टेप क्या है, वो है अलाइन। ठीक है भाई, तो यानी कि जो भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपके लॉजिकल पेयर्स हैं, उनको आप प्रॉपर्ली अलाइन करिए कि किस स्टेटमेंट के बाद कौन सा आएगा। अब ऑब्वियस है भाई, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा या ओपनिंग पेयर होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद जिसमें क्वालिफायर ऑफ द सब्जेक्ट हम बोलते हैं, यानी कि थोड़ा सा और जानकारी जोड़ता है जो सब्जेक्ट के बारे में, वो उसके बाद आएगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखा जाए, एक चीज आपको बता दूं कि किसी भी पैरा जंबल के 6 एसेंशियल पार्ट होते हैं। ठीक है भाई, 6 मुख्य हिस्से होते हैं। मैं स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको किसी भी पैरा जंबल में 6 मुख्य हिस्से होते हैं। जो पहला मुख्य हिस्सा होता है वो होता है सब्जेक्ट वाला। यहां पर आप जान पाते हो कि पैरा जंबल एग्जैक्टली है किस चीज के बारे में। जो मेन सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहला पार्ट होता है, उसके बाद आता है क्वालिफायर। अब देखिए, ये जो क्वालिफायर होता है इट इज क्वालिफायर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो दूसरा पार्ट होता है पैरा जंबल का, उसमें आपको और जानकारी जोड़ी जाती है, उसमें आपको और जानकारी बताई जाती है आपके मेन सब्जेक्ट के बारे में। फिर जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ब का, यानी कि जो मेन वर्ब होता है या जो मेन एक्शन होता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसके बारे में यहां पर मेंशन होता है, उसके बारे में यहां जानकारी दी जाती है आपको। उसके बाद देखा जाए तो फिर आता है क्वालिफायर। ये जो क्वालिफायर है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द मेन एक्शन। ये आपके मेन एक्शन के बारे में या मेन वर्ब के बारे में और भी जानकारी जोड़ने वाला हिस्सा होता है। इसके बाद आता है भाई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखो वो पार्ट होता है जहां पर देखा जाए तो अल्टीमेटली आपका जो सब्जेक्ट कर रहा होता है, जो भी एक्शन जिस पे असर हो रहा होता है ना, उसके बारे में मेंशन हो रहा होता है, या जिस चीज पे या जिस तरीके से असर हो रहा होता है उसके बारे में मेंशन हो रहा होता है। और फिर सबसे लास्ट वाला पार्ट आता है वंस अगेन आपका क्वालिफायर। अब ये जो क्वालिफायर होता है इसमें मेंशन होता है कि क्या समरी निकली इस पूरे पैरा जंबल की, या जो ऑब्जेक्ट है उसका रिएक्शन क्या है। तो गाइस इस ऑर्डर में आपको अलाइन करना होता है अपने पैरा जंबल को, वंस आपने लॉजिकल पेयर्स ढूंढ के निकाल लिया। तो हम उम्मीद करते हैं गाइस
गाइस कि जो पैरा जंबल है अब उसकी तो मुसीबत आपको नहीं सताने वाली है। और ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, इसको ढूंढने वाली, इसको समझने वाली, आप जैसे ही 15 से 20 पैरा जंबल सॉल्व कर लेंगे इस पर्टिकुलर टेक्निक पे बेस, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने आप पैरा जंबल में काफी इंप्रूवमेंट देखेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे। नाउ गाइस, ये बात हो गई आपके पैरा जंबल को कैसे सॉल्व करना है। अब मैं समझता हूं बहुत ही एसेंशियल है कि क्लोज टेस्ट के बारे में भी आपको जानकारी थोड़ी हो जानी चाहिए। अच्छा, वैसे क्लोज टेस्ट को बताने के पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताना चाहूंगा। क्लोज टेस्ट में देखा जाए तो वोकैबुलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। इनफैक्ट वोकैबुलरी देखा जाए तो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होती है किसी भी क्लोज टेस्ट के लिए। लेकिन साथ ही में देखा जाए तो वोकैबुलरी के अलावा जो प्रेपोजिशंस हैं उनके रिगार्डिंग में भी आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली कहां पर कौन सा प्रेपोजिशन होगा और कहां कौन से किस चीज की मेंशन हो रही होती है। अब देखा जाए भाई तो ऑब्वियस है उसके रूल्स भी हम लोग पढ़ते ही रहेंगे कुछ दिनों बाद, देखा जाए अलग अलग सेशंस में। और इनफैक्ट हमने पहले भी पढ़े हैं प्रेपोजिशंस के अलग अलग जो भी आपके ग्रामर के बेस्ड रूल होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो ग्रामर भी बहुत या पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जहां तक क्लोज टेस्ट की बात है। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि वोकैबुलरी, जनरल वोकैबुलरी कैसे कोई इंप्रूव कर सके अपनी, तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट में जो वर्ड्स आते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर बहुत हाई फाई वर्ड होते हैं या हमको नहीं पता होता है कि कहां से ये वर्ड फंस रहा है या कहां से इसका आंसर फंस रहा है या किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता है जिसको क्लोज टेस्ट के हर क्वेश्चन का हर वर्ड आता हो, ठीक है। और ये कोई भी कॉमन, एक बहुत ही कॉमन चीज है। अगर आपको लगता है कि आपको पांचों ऑप्शंस के मीनिंग नहीं आते हैं तब तो सच में हो गया कल्याण। लेकिन देखा जाए तो मैं आपको बता दूं जनरली ऐसा ही होता है कि किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को, किसी भी रेगुलर स्टूडेंट को पूरे क्लोज टेस्ट के हर क्वेश्चन के हर वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी एफर्ट ना करो, क्योंकि ऑब्वियस है आपको तो मार्क्स चाहिए, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखा जाए तो कैसे अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव किया जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट किस्सा है। और इसको इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है गाइस। हो सकता है आप लोगों को पसंद ना आए या आप लोग कहो कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है। लेट मी जस्ट गिव यू, इट्स अबाउट वोकैब फ्रॉम हेडलाइंस, ठीक है भाई। अब मैं जानता हूं जैसे मैं बोलूंगा हेडलाइंस या हेडिंग्स तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यानी कि सर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब देखो भाई, अब बहुत देखो द थिंग इज अब जमाना स्मार्टफोन का आ चुका है, तो हो सकता है टिपिकली न्यूज़पेपर नहीं बल्कि बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं। देखा जाए मैं खुद भी एक ऐप यूज करता हूं, न्यूज इन शॉर्ट्स, तो देखा जाए उसमें भी जो इंपॉर्टेंट आपको खबरें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू एक्चुअली लाई ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। जो नेशनल न्यूज है, जो इंटरनेशनल न्यूज है, जो स्पोर्ट्स न्यूज है, जो फाइनेंशियल न्यूज है, ये जो अलग अलग हिस्से होते हैं आपके अखबार के, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें मिल रही होती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरों की जो हेडलाइंस होती हैं ना, अगर आप बस हेडलाइन ही पढ़ के समझ लो उतना ही बहुत है आपके लिए। तो सबसे पहले तो देखा जाए आपके पास जो ऑप्शन है वोकैब फ्रॉम हेडलाइन सीखने का, वो ये है, या तो आप फिजिकल न्यूज़पेपर लगवा लीजिए, कोई भी अखबार, जरूरी नहीं है कि द हिंदू ही यूज करो आप, यू कैन यूज टाइम्स ऑफ इंडिया, यू कैन यूज मान लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस आ जाता है, या द हिंदू है, या फिर पाइनियर है, जो भी अवेलेबल है आपकी लोकेलिटी में। सबसे पहले तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फिजिकल न्यूज़पेपर को यूज करिए और उससे जो उसकी हेडिंग्स है उसका देखा जाए तो पढ़े उनको, उनको समझे। अब इसके अलावा देखा जाए फिजिकल न्यूज़पेपर के अलावा कि आप ई न्यूज़पेपर भी, अब देखा जाए ई पेपर या ई न्यूज़पेपर भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का जो ई एडिशन होता है, जो ऑनलाइन एडिशन होता है, वो आपको मिल जाएगा काफ़ी आसानी से, वो भी आप पा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ऐप्स बहुत सारे आ चुके हैं, और इनफैक्ट द हिंदू का भी ऐप है, बहुत सारे ऐसे अखबार भी हैं जिनका ऐप है, तो उनके ऐप से भी आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको एकदम शॉर्ट में, बिल्कुल देखा जाए तो प्रिसाइज फॉर्म में बस वही न्यूज़ मिले, जैसे ही आप ऐप खोलो तो जिस तरह का न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीधे आपको वही हेडलाइंस मिले, तो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ न्यूज़ इन शॉर्ट जो ऐप है, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा ऐप है। उसमें हेडलाइंस देखा जाए आपको मेंशन की जाती है और वहाँ से आप वोकैबुलरी पिकअप कर सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो हमारा जो बैंकर्स अड्डा है या जो हमारा अड्डा 247 का जो क्विज है, उसमें भी देखा जाए तो डेली के जो हेडलाइंस है वो अपलोड होती हैं और वहाँ से भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को सीख सकते हैं, ठीक है भाई। तो दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। लेकिन मैं बता दूं आपको
कि अगर आप सिंसियर एफर्ट्स करेंगे सिर्फ 10 से 15 दिन, चलिए ये इस वीडियो को देखने से 10 से 15 दिन तक सिंसियर एफर्ट करिए और आपको जो भी वर्ड्स मिले इन पर्टिकुलर हेडिंग से उनको सीखना स्टार्ट कर दीजिए या उनको नोट करना स्टार्ट कर दीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका इंप्रूवमेंट बहुत ड्रास्टिक हो जाएगा सिर्फ 10 से 15 दिन में ही। और अगर 10 से 15 दिन में ही एक सिंसियर एफर्ट से आपका ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि अगर आपकी ये रेगुलर लाइफस्टाइल में आ गया और हफ्तों और महीनों और सालों में हो गया तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा अपनी पर्सनालिटी को अपने आप से ही निखार सकें व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी। ठीक है भाई, चलिए अभी हम लोग फिलहाल बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो बात होगी क्लोज टेस्ट के लिए बेस कैसे इंप्रूव करें, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कि जो क्लोज टेस्ट होता है एग्जैक्टली उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो भाई, सिंपल सी 5 स्टेप की टेक्निक है, ये मैं अक्सर लोगों को समझाता आया हूं पहले भी, तो अभी भी समझा देता हूं एक बार फिर से। देखो भाई, जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं हमेशा से कहता आया हूं और अभी भी यही बोलूंगा, रीड द फुल सेंटेंस। आजकल देखा जाए तो थोड़ा सा टेक्निक चेंज हो गया है क्लोज टेस्ट का। पहले देखा जाए तो आपको सिर्फ जो क्लोज टेस्ट था उसमें होता क्या था, यू वर गिवन अ पैसेज, उसके बाद पैसेज में फिलर्स में नंबर लिखे होते थे और हर नंबर के अगेंस्ट में आपके पास 5 ऑप्शन होते थे। अगर हम बैंक की बात करें 4 ऑप्शन होते हैं अगर हम एसएससी की बात करें। लेकिन अब देखा जाए तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है बैंक के क्लोज टेस्ट में। उसमें हो क्या गया है, आपको हर फिलर के साथ साथ जहां पर नंबर लिखा होता है उसके अलावा आपको एक वर्ड भी दे दिया जाता है और फिर ऑप्शंस में देखा जाए तो आपके पास 4 अलग से ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन होता है वही वर्ड जो कि ऊपर दिया होता है फिलर के साथ। तो यहां पर बदला तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही देखा जाए तो हल्का फुल्का बदलाव करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। अब देखो क्या है यहां पर ना, इट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। क्लोज टेस्ट जो है, क्लोज टेस्ट एक्चुअली में देखा जाए तो एक एक्चुअली साइकोलॉजिकल टेस्ट था जिसको हम, इसका एक्चुअल नाम था क्लोजेट टेस्ट। अब क्लोजेट टेस्ट का प्रिंसिपल यहां पर यह था, इसका जो मूल आधार है वो इस बात का है कि भाई देखा जाए तो जब भी हमारा ह्यूमन ब्रेन सिमिलर चीजों में से कोई डिसिमिलर चीज को देखता है तो वो अपने आप उस डिसिमिलर चीज को सबसे पहले अट्रैक्ट कर लेता है या उसको ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इनफैक्ट अगर डिसिमिलर चीजों में कोई सिमिलर चीज दिख जाती है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर बेस प्रिंसिपल या इस मूल आधार पर बेस्ड होता है हमारा ये क्लोज टेस्ट। अब इसी में देखा जाए तो थोड़ा सा और ट्विस्ट हो गया न्यू पैटर्न में। अब न्यू पैटर्न में क्या है, ह्यूमन ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ये होती है कि जब भी प्रॉब्लम में हमारा ह्यूमन ब्रेन पड़ रहा होता है तो उसको जो सबसे पास का ऑप्शन दिखता है, जो सबसे इजी का ऑप्शन दिखता है, वो तुरंत वो ऑप्शन को अप्लाई कर लेता है या तुरंत उस ऑप्शन को यूज कर लेता है। और इसीलिए देखा जाए तो जो एग्जामिनर्स हैं उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा क्यों ना इसी पर्टिकुलर चीज का या टेंडेंसी का यूज किया जाए। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन के साथ साथ जैसे ही फिलर दिया वैसे ही एक ऑप्शन अपने आप साथ में लगा दिया। और अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से ये आपने भी अनुभव किया होगा कि जो भी क्लोज टेस्ट जो न्यू पैटर्न वाला है उसमें आपको लगता है बहुत, यू हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि जो साथ में फिलर के साथ ऑप्शन लगा हुआ है ना यही आंसर है। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता होता है या इनफैक्ट वो हल्का थोड़ा सा इधर उधर जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कर दिया गया होता है तो आपको लगता है कि नहीं यार यही मीनिंग है। अब देखो यहां पर देखा जाए तो आपके ब्रेन के साथ एग्जामिनर खेल रहा होता है और इस बात को आपको समझने की बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं रीड द फुल सेंटेंस। जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट को देखें, आपने देखा होगा पहले फिलर जो पहला सेंटेंस का गैप होता है, जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें और आपके पैसेज के स्टार्टिंग में तकरीबन 4 से 6 लाइनों का डिफरेंस होता है। 4 से 6 लाइनों का डिफरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए। दैट इज बेसिकली वो बेसिक आइडिया होता है उस चीज का। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप उन 4 से 6 लाइनों को बिल्कुल ना पढ़ें, लेकिन हाँ अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो ऑब्वियस है उन 4 से 6 लाइनों को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मेन चीज क्या है, जो आपका ब्लैंक स्पेस होता है जिसको कि फिल करके जिसका आंसर लगा करके आपको मार्क्स मिलने वाला है, उस ब्लैंक स्पेस के आसपास के जो स्टेटमेंट है, उस ब्लैंक स्पेस के आसपास का जो हिस्सा है उसको पढ़ करके समझिए एंड ट्राई टू फॉर्म अ सेंटेंस ऑफ दैट। अगर आप सेंटेंस को यानी कि ब्लैंक स्पेस के आसपास के सेंटेंस को पढ़ करके जोड़ करके समझ पाते हैं कि वहां पर वो एग्जैक्टली कौन सा आइडिया कन्वे कर रहा है, तो ऑब्वियस है आप वहां का थीम
समझ जाओगे। और एक बार अगर आप सेंटेंस का थीम समझ गए तो ऑब्वियस है अपने आप आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा रीड द फुल सेंटेंस। तो गाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कि आपको समझना चाहिए इफ यू वांट योर ओन बेटरमेंट। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तो यहां पर सेकंड स्टेप जो है ये ऐसा स्टेप है जो कि मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली हो जाता है जैसे ही आप स्टेप नंबर 1 को देखते हो। अब ये यहां पर हो जाता है आपके लिए अपने आप, जिसे हम बोलेंगे इमेजिन, रादर इमेजिन द मिसिंग वर्ड। जो वर्ड मिस कर रहा होता है वहां से एक बार आप सेंटेंस का थीम समझ जाओ तो अपने आप ही आपके दिमाग में वो आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी इमेजिन मिसिंग वर्ड। अब देखो कई लोग सोचेंगे क्या सर ये अलग से इमेजिन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। चलो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट और मैं आपको बताता हूं, गारंटी देता हूं आप अपने आप आंसर दे दोगे सुनकर ही कि इस स्टेटमेंट के बीच में क्या आने वाला है। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको एक स्टेटमेंट यहां पर देता हूं। मनीष इज अ ब्लैंक स्पेस बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड। मनीष इज अ ब्लैंक स्पेस बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब आप बताइए मुझे यहां पर ये जो ब्लैंक स्पेस बॉय मैंने आपको बोला यहां पर किस तरह की एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है गिवन द स्टेटमेंट कि मनीष इज अ ब्लैंक स्पेस बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ओके, आप में से बहुत सारे लोग जवाब दे चुके होंगे। कुछ लोग यहां पर लेबोरियस लिख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, या हो सकता है कुछ लोग यहां पर हार्ड वर्किंग लिख रहे होंगे। वेल द मेन आइडिया ओवर हियर इज, देखो हुआ क्या यहां पर, आप ब्लैंक स्टेटमेंट के जो भी ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ था, ब्लैंक स्पेस के आसपास के सेंटेंस को आपने पढ़ करके समझा और अपने आप ही आपके दिमाग में कोई ना कोई वर्ड आ गया। तो इसे हम बोलते हैं इमेजिन द मिसिंग वर्ड। मैंने आपसे कहा था ना, जैसे ही आप स्टेप नंबर 1 करोगे अपने आप स्टेप नंबर 2 हो ही जाता है। तो आपको करना क्या है, ब्लैंक स्पेस के आसपास के सेंटेंस को जोड़ करके समझिए, जोड़ करके पढ़िए, अपने आप जो वर्ड वहां आ सकता है वो आपका ब्रेन इमेजिन कर लेगा। फिर देखो जो तीसरा स्टेप है ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप है, इस पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है भाई। ये है आपके लिए चेक एवरी ऑप्शन। ठीक है भाई, अब हर ऑप्शन जो होता है ना उसको अक्सर लोग चेक नहीं करते हैं और यही हो जाती है बहुत बड़ी गलती। ठीक है भाई, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक एवरी ऑप्शन। आमतौर पर आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं गाइस, और 5 में से मैं आपको बता दूं सिर्फ 3 जेन्युइन होते हैं, 2 तो इतने फालतू होते हैं कि आप कभी भी एक नजर में देख के बता दोगे कि यार ये तो आंसर नहीं हो सकते हैं। जो भी लोग क्लोज टेस्ट देते आए होंगे उनको ये चीज पता होगी। सो जनरली देखा जाए 5 में से 2 ऑप्शन फालतू, 3 जेन्युइन। उन तीनों को, जो भी जेन्युइन ऑप्शंस हैं उन तीनों को आपके जो ब्लैंक स्पेस में की जगह थी वहां से मैच करके देखिए, जो सबसे ज्यादा मैच करता है दैट इज द करेक्ट आंसर। इज एज सिंपल एज दैट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, तो इसीलिए अब देखा जाए तो चौथा स्टेप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए है जो फंस जाते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, और अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर स्टूडेंट से वो सॉल्व नहीं होते हैं। दैट इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अब ट्रस्ट योर इंट्यूशन का मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट योर इंट्यूशन का देखो मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, क्वेश्चन में 5 में से आपने 3 ऑप्शन हटा लिए, फिर आप फंस गए 2 पर्टिकुलर ऑप्शंस पे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं अवेंज और रिवेंज, नजदीक वर्ड है, क्लोज वर्ड है, राइट, अवेंज और रिवेंज। अब अवेंज और रिवेंज में देखा जाए तो क्या लगता है गाइज आपको कि सही जवाब यहां पर क्या होगा? क्या अवेंज आना चाहिए या फिर क्या यहां पर रिवेंज आना चाहिए? व्हाट डू यू फील, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? ऑब्वियस है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो है लिखा जाए कि सर अवेंज होना चाहिए, शायद अवेंज की बात अलग है, अवेंजर्स कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, कुछ लोगों को रिवेंज याद आ रहा होगा। मैं आपको बताऊं सिंपल से तौर पर, रिवेंज का मतलब होता है बदला, राइट। अवेंज का मतलब क्या होता है? देखो अवेंज इज एक्चुअली सोशल जस्टिस वाला बदला, ठीक है, यानी कि जब सोसाइटी को बुरा नुकसान पहुंचता है तो सोसाइटी का बदला लेने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है अवेंज। ऑन द अदर हैंड जब सिर्फ एक इंडिविजुअल का बदला होता है या किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का बदला होता है तो वो होता है रिवेंज। तो ये डिफरेंस है रिवेंज और अवेंज के बीच में। चलिए, तो ये स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स 4 स्टेप्स थे, ये मैं उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ गए होंगे। अब जो आखिरी स्टेप है गाइस वो है रिवाइज। अब रिवाइज देखिए जो स्टेप है, ये मैं ऐसा समझता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स वीक होते हैं इंग्लिश में, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है रिवाइज वाला। क्यों? वेल माय डियर फ्रेंड्स, सी समथिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर ब्रेन एंड यू नीड टू मेक दिस थिंग सेटल इन योर ब्रेन।
If you are weak in English, it's pretty okay at not, you should not attempt all the questions, but do attempt at least 60% of the question. ठीक है, अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो ऑब्वियस है आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, लेकिन हाँ आपको कम से कम 60% क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। और आप जो भी 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उन सभी को एक बार रिवाइज कर लो, ये देखने के लिए कि आपने जो भी आंसर लगाया है वो सही तो लगाया है ना, या फिर आपने जो दिमाग में सोच कर लगाया था वही तो लगाया ना। ऐसा तो नहीं हो गया है कि आपने बाय मिस्टेक कोई और ऑप्शन चूज कर दिया हो और आप चूज कुछ और करना चाहते हो। तो इस चीज के लिए देखा जाए तो रिवाइज करना एसेंशियल हो जाता है इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश। तो देखा जाए 5 सिंपल स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर सकते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका क्लोज टेस्ट जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप वंस अगेन रीड द फुल सेंटेंस, द सेकंड वन imagine the missing word, the third one check every option, the fourth one trust your intuition, and the fifth one is revise। अब क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, तो अब बारी है जो सबसे मेन हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर, दैट इज योर कॉम्प्रीहेंशन। अब ऑब्वियस है कॉम्प्रीहेंशन के भी देखो 5 स्टेप्स होते हैं, जिससे कि अभी हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं। नाउ अब कॉम्प्रीहेंशन के 5 स्टेप समझने पहले के, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपसे कन्वे करना चाहूंगा, और कन्वे आपको मैं ये करना चाहूंगा कि गाइस इफ यू वांट टू बी गुड इन कॉम्प्रीहेंशन देन यू विल हैव टू इम्प्रूव योर एडिटोरियल। ठीक है भाई, अब एडिटोरियल्स ऐसी चीज होती है जिसको देख करके लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन आपको आसानी से समझ में आ जाए तो द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है उसको समझना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आमतौर पे देखो क्या होता है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू हो गया या दी इकोनॉमिस्ट हो गया या फिर आपके न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए या फिर ये जो बड़े बड़े न्यूज़ हाउसेस होते हैं या जो ये बहुत ही मेन मैगजीन्स होती हैं, इनके तकरीबन 6 महीने पुराने जो आर्टिकल्स होते हैं वो आते हैं आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में। मैं आपसे एडिटोरियल इसलिए बोलता हूं इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3 से 4 महीने पुराना जो एडिटोरियल होता है, जिस मुद्दे पर होता है, जिस टॉपिक पे होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है या क्लोज टेस्ट आ सकता है या पैराजंबल आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडिटोरियल्स को बहुत ही अच्छे से अटेंशन पे करें और बहुत ही अच्छे से समझें। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोग यहां पर जो मेरा आइडिया है वो समझ गए होंगे, यहां पर बात किस चीज की चल रही है। नाउ गाइस, अब देखो, अब यहां पर एडिटोरियल में आपसे क्यों कह रहा हूं, प्लस ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको 650 वर्ड का कॉम्प्रीहेंशन मिलता है। कितने वर्ड का मिलता है? 650 वर्ड्स का कॉम्प्रीहेंशन। अब ऑब्वियस है कि अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपको एग्जामिनेशन में वहां पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए गाइस, अब आमतौर पर देखा जाए जो मेन आर्टिकल होता है द हिंदू का, वो 1200 वर्ड का होता है या 1300 वर्ड का होता है। उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यस कम से कम आपको 1000 वर्ड, 800 से 1000 वर्ड प्रैक्टिस करने की, पढ़ने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप डेली सिर्फ एक 800 से 1000 वर्ड का एडिटोरियल पढ़ लेते हो या पढ़ के समझ लेते हो तो ऑब्वियस है आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट अगर आप मान लेते हैं कि इस वीडियो को देख करके तकरीबन 20 दिन तक एक एडिटोरियल 800 से 1000 वर्ड वाले एक का एडिटोरियल पढ़ लेते हैं गाइस, तो आप अपने आप देखोगे कि आप में हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ टीचिंग ट्रबल्स हो, आपको लगे कि आप क्या कर रहे हो जिंदगी के साथ अपने, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा तो आपको बहुत प्राउड फील होगा। एंड वो जो प्राउड फील होगा गाइस, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट देगा और वो आपसे एग्जाम भी क्रैक कराएगा। ठीक है गाइस, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड एंड अंडरस्टैंड एडिटोरियल। जिनको भी प्रॉब्लम होती है एडिटोरियल में, जो हम लोग का शो है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, आप जरूर देखा करिए उसको, बिकॉज इट कम्स लाइव फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एट 7 PM। ठीक है गाइस, नाउ वेल लेट्स टॉक अबाउट एडिटोरियल्स ओवर हियर। तो वो हमने बात कर ही लिया अभी। अब बारी आ गई है कि जो टेक्निक्स हैं जरा वो भी एक बार हम लोग ध्यान दे देते हैं, जो स्टेप्स है जरा एक बार दोबारा हम उनको भी समझ लेते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रीहेंशन गाइस, मैं अक्सर एक चीज बोलता हूं और आज फिर से बोलूंगा, दैट इज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि क्वेश्चंस पहले नहीं पढ़ते होंगे, हु माइट नॉट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। अब ऐसे जो भी लोग होंगे उनको एक चीज पता होगी
कि जब देखा जाए एग्जामिनेशन के दौरान जब आप पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, जब आप पहले पैसेज पढ़ते हो, तो आप अपने आप ही डर जाते हो, क्योंकि सबसे पहले तो आप साइज देखते हो कि कितना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, और जैसे ही आप उसका साइज देखते हो अपने आप आपकी आत्मा ऐसे ही आधी मर जाती है। तो इसीलिए देखा जाए तो अननेसेसरी अपने आप को प्रेशर मत कीजिए। उसके बाद होता क्या है, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज दिया होता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, और जैसे ही आप पढ़ने की बस कोशिश भर की करते हो, शुरुआत की जो 4 से 5 लाइनें होती हैं वो तो आपके दिमाग से इतनी तेज निकलती है कि जैसे आप अपने आप ही समझ ना पाओ कि हुआ क्या अभी एग्जैक्टली आपके साथ, राइट गाइस। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट से कि आप पहले जो है अननेसेसरी अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। यू शुड रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ के समझो कि एग्जैक्टली कौन से आधार पर, कौन से बेस पर आपको देखा जाए तो यहां पर मार्क्स मिलने वाले हैं। सो रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एज वेल कि क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। सिर्फ पढ़ के नहीं बल्कि समझ के पढ़ो, ठीक है भाई, सिर्फ वही चीज है। एनीवे अब देखा जाए तो जैसे मैं बोलता हूं कि रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑप्शंस भी पढ़ो साथ में, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझिए। लेकिन यहां पर कहने के बावजूद एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है गाइस, जिस क्वेश्चन में टाइटल या थीम दिया हो, या ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा गया हो, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा गया हो, इन 3 तरह के क्वेश्चन को पहले पढ़ के फायदा नहीं है। तो कौन से क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ रहे हैं, टाइटल या थीम वाले, ट्रू वाले या नॉट ट्रू वाले, ठीक है, इनको सबसे पहले नहीं पढ़ना है। इनको आप पैसेज पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर पाओगे। बस इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आप पहले पढ़ सकते हो, ठीक है। देन देखा जाए तो स्टेप नंबर 2 जो है, देखिए स्टेप नंबर 2 होता है आपका कैच द कीवर्ड्स। कैच द व्हाट? कैच द कीवर्ड्स, ठीक है। अब देखो, अब हाल ही में एक नया तरह का पैटर्न देखने को मिला है। नया तरह का पैटर्न क्या देखने को मिला है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है, ये SBI PO मेंस 2017 में आया भी था, और फिर हमको ये IBPS PO मेंस 2017 में भी दिखा था। पैटर्न में होता क्या है कि आपको साफ साफ लिखा होता क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू पैरा 1, और पैरा 1 नंबर्ड रहता है, अकॉर्डिंग टू पैरा 2, और फिर दिखा होता है जो आपका क्वेश्चन होता है। वेल गाइस, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझिए और ये समझिए कि किस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा जा रहा है। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है वो है आपका कीवर्ड, और जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, सिंपल सी चीज है, आप नोट डाउन कर लो। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा जा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सवाल आपसे, तो आप क्या करिए, आप अपने पास लिख लीजिए, जॉट डाउन ऑन द पेन, यू नो यो ऑब्वियस एग्जामिनेशन के टाइम पे आपके पास एक पेन और पेपर होता है, तो उस पेपर में आप लिख लीजिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 70 डॉट करके जो भी आपका कीवर्ड है उसके बारे में वहां पर। ऑलराइट, फिर अब ऑब्वियस है जिसकी पूछा गया जिस चीज के बारे में वो आप वहां लिख लीजिए। फिर मान लेते हैं अगला क्वेश्चन है, अपने पास पेपर में लिखिए 71 और जिस चीज के बारे में पूछा गया है उस कीवर्ड को लिख लीजिए। अब हो सकता है आप ये पूछ रहे हो या सोच रहे हो कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि इन कीवर्ड्स को नोट करिए। वेल गाइस, ये वो कीवर्ड्स हैं, ये वो सुराग हैं जो कि आपको आंसर्स को जल्दी से ढूंढने में हेल्प करेंगे। और तो ऑब्वियस सी चीज है कि जब आप कुछ भी ढूंढते हुए कोई चीज पढ़ते हो तो ऑब्वियस है आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है, ठीक है गाइस। तो इसीलिए इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिए, ये कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आंसर को जल्दी से ढूंढने में। फिर तीसरा जो आपके लिए ऑप्शन है वो है रीड द पैसेज। ये ऑप्शन नहीं रादर ये स्टेप है बाय द वे। तो एनीवे यहां पर करना क्या है आपको, रीड द पैसेज। अब जो भी आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए हैं वो आपके लिए क्लू है, वो आपके लिए सुराग है। अब देखो क्या है, सभी जैसे आपने कीवर्ड अपने पास नोट कर लिए, आपने वहां पर पेपर में वहां नोट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर के साथ, उनको एक बार पढ़ करके देन स्टार्ट सर्चिंग देम इन द पैसेज। अब ऑब्वियस है जब आप कीवर्ड्स को ढूंढते हुए पैसेज पढ़ोगे तो आपको पैसेज जल्दी समझ में आएगा। एक तो आप पहले से क्वेश्चन पढ़ चुके होते हो तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होता है, यू डू गेट अ ब्रीफ आइडिया कि किस चीज के बारे में कॉम्प्रिहेंशन दिया है, तो तब वो उतना नया नहीं होता है। प्लस आपको यह पता होता है कौन से वर्ड ढूंढ के निकालने हैं जिससे कि आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो इसीलिए जब आप इन पर्टिकुलर स्टेप को या इन वर्ड्स को ढूंढते हुए पैसेज को पढ़ते हैं तो आपकी स्पीड अपने आप ही तेज हो जाती है, ठीक है गाइस। और उसके बाद देखा जाए तो जैसे जैसे आपको वो आंसर्स मिलते जाए तो आपको क्या करना है, सिंपल इज दैट, मैच द कीवर्ड्स। अब मैच द कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, जो आपने वर्ड्स अपने पास लिखे थे, जो कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में मिले थे, ऑब्वियस सी बात है जब आपने वो पैसेज पढ़ना है या जब भी आप उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ोगे
तो आपको वैसे ही वर्ड्स या फिर वो वर्ड्स मिलते जाएंगे। जैसे ही आपको वैसे ही वर्ड या वो वर्ड मिलते जाएं, उनको आप टैली कराते हुए आंसर लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके कीवर्ड में एक वर्ड लिखा होता है की चेन। अब जैसे आपने पढ़ा आपके पैसेज में, जहां आपको मिल गया की चेन, आपने मैच कराया क्वेश्चन नंबर 70, ओपन किया 70, वहां पर लगा दिया आंसर। तो यहां होता क्या है, ऑन वन हैंड यू आर रीडिंग द पैसेज एंड ऑन द अदर हैंड यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस एज वेल। तो जब आप इस तरह की प्रोसीजर को करते हैं या जब आप ऐसा करते हैं तो अपने आप ही आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और आपकी स्पीड बढ़ने की वजह से ऑब्वियस है कि आप जल्दी से अटेम्प्ट कर पाते हो आपका कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है भाई, तो ऐसे होता है 650 वर्ड का कॉम्प्रीहेंशन 10 मिनट में सॉल्व। ठीक है, देन लास्ट में देखा जाए तो रिवाइज एक ऑप्शन है। ना भूले वो सभी लोग जो थोड़े इंग्लिश में हल्के फुल्के कमजोर पढ़ते हैं या बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अब ऑब्वियस है जो नॉट सो गुड स्टूडेंट्स हैं इन इंग्लिश में, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है कॉम्प्रीहेंशन में, 60% क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करिए। यानी कि अगर 10 सवाल दे रखे हैं तो 6 अटेम्प्ट करिए, अगर 5 दे रखे हैं तो 3 अटेम्प्ट करिए, लेकिन बिल्कुल खाली मत छोड़िए। और साथ ही में देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उसमें आपने क्या आंसर लगाया है उसको रिवाइज जरूर कर ले जाए, बिकॉज ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस पर्टिकुलर क्लास में हमने आपको बताया, हमने सीखा इनफैक्ट साथ में कि पैराजंबल को सबसे पहले तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, पैराजंबल को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। फिर हमने सीखा कि इनफैक्ट किस तरह के देखा जाए तो वर्ड्स आ सकते हैं या कहां से अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करें क्लोज टेस्ट के लिए। साथ ही में हमने ये सीखा कि किस तरह के आर्टिकल्स आते हैं या किस तरह के पैसेजेस आते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन में या क्लोज टेस्ट में या पैराजंबल में। देन वी ऑल्सो लर्न कि कॉम्प्रीहेंशन की सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है। तो गाइज मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपली देखा जाए तो आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, और कोई भी स्टूडेंट भले ही वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, और एक्सीलेंट हो या ब्रिलियंट हो, कोई भी स्टूडेंट देखा जाए तो इन स्टेप्स को अगर लगाएगा, इस्तेमाल करेगा 15 से 20 कॉम्प्रीहेंशंस पे या पैराजंबल्स पे या क्लोज टेस्ट पे, तो ऑब्वियस है उसकी स्पीड अपने आप इंप्रूव होगी और वो अपने आप में इंप्रूवमेंट महसूस करेगा। तो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, एग्जाम हो सकता है काफी नजदीक आ गया हो, लेकिन इस कोट को हमेशा याद रखिए, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। ओके गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि बस दिन मत गिनते रहिए, बल्कि मेक श्योर दैट यू हार्ड वर्क, दैट यू डू हार्ड वर्क एवरी डे, you work hard every day, because hard work works and there is no shortcut to success. So keep watching Adda 247, because with us government job is right in your pocket. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर